पलंबर एक सच्ची दास्तान 8 नंबर किस्त। तो मुमताज़ ने बच्चों से कहा, अब तुम सब हमें माफ़ कर दो, बस गलती से तुम सब की नींद भी ख़राब कर दी। ये सुनते ही खालिद ने कहा, अरे नहीं नहीं उम्मी, कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो हमारे बारे में अच्छा ही सोच कर हमें जगाया था। इतने में सोनिया ने कहा, लेकिन उम्मी मैं आज आपके पास ही सो जाऊंगी, मुझे तो डर लगता है। ये सुनकर मुमताज़ ने कहा, हाँ हाँ सो जाओ। और फिर खालिद और तारिक अपने कमरे वापस चले गए और सोनिया मुमताज़ के साथ सो गई, जबकि पहलवान लेटकर सारी रात किसी सोच में पड़ा करवट बदल कर जागता रहा और खुद से कहने लगा, नहीं नहीं अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं फजूल में ही इतना सोच रहा हूँ। ये सुनकर मुमताज़ ने रफ़ीक की तरफ करवट लेते हुए सरगोशी में अब अभी तक जाग रहे हैं। रफ़ीक ने पलटकर मुमताज़ की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो जाग रही हो। मुमताज़ ने कहा, मुझे नींद कैसे आएगी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो क्या होगा। रफ़ीक ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, दरअसल हमारे साथ वो सब बार बार होता रहा है, इस वजह से सब कुछ ठीक होने पर भी वो सब हमारे दिमागों में चल रहा है। ऊपर से अचानक शाकिर बाबा का अजीब सा बर्ताव देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है कि जैसे कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें समझ नहीं आ रहा। शायद इसी वजह से ही हमें यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम परेशान मत हो, जब सुबह शाकिर बाबा अपना सामान लेने आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मामले को लेकर हमारे दिलों में जो बच्ची कच्ची कश्मकश है वो भी खत्म हो जाएगी। अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, मैं भी सोने लगा हूँ। ये कहते हुए रफ़ीक दोबारा करवट लेकर कुछ पल जागा और फिर अचानक सो गया। अगली सुबह जब रफ़ीक जागा तो उसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा तो बाहर दरख्तों का नामो निशान नहीं था। फिर रफ़ीक जल्दी से शाकिर बाबा के सामान के पास जाकर खड़ा हो गया और इसे देखने लगा। इतने में खालिद भी इसके पास आकर बोला, अबू क्या हुआ, अब फिर से इसी सामान को देख रहे हैं। रफ़ीक ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे शाकिर बाबा ये सब अपनी मर्जी से या भूल की वजह से छोड़कर नहीं गया, ज़रूर कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा। अभी रफ़ीक ये बात कर ही रहा था कि तारिक भी इसके पास आ गया और बोला, अबू उम्मी बुला रही हैं, नाश्ता कर ले। ये सुनकर रफ़ीक ने खालिद से कहा, चलो बेटा नाश्ता करते हैं, वैसे भी आज बहुत काम करने हैं। ये जगह सेठ जमील को देकर आज ही हम अपने घर की तामीर शुरू करवा देंगे ताकि वक्त की बचत की जा सके, वैसे भी 2 दिन से मैं रेस्टोरेंट भी नहीं जा सका। यह सुनकर खालिद ने कहा, जी अबू, मैं भी यही कह रहा था कि हमें घर की तामीर जल्दी ही शुरू करवा लेनी चाहिए, वरना बरसात आने वाली तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बातें करते हुए सब लोग नाश्ता करने चले गए। फिर नाश्ते से फारिग होकर सब लोग सहन में आकर घर को बनाने की मुख्तलिफ तजावीज़ देने लगे। कोई कह रहा था ऐसे कर लो, कोई कुछ कह रहा था। इतने में खालिद ने कहा, अबू ऐसा करते हैं, हम किसी अच्छे से नक्शे बनाने वाले के पास जाते हैं और इसे यहाँ लेकर आते हैं, वो हमारी सारी जगह को देखकर हमें अच्छा सा नक्शा बना देगा, फिर हम वैसा ही घर तैयार करवा लेंगे। रफ़ीक ने कहा, हाँ ये सबसे अच्छा मशवरा है, इससे हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारा घर कैसा तामीर होगा। अभी सब लोग ये बातें कर रहे थे कि अचानक घंटी की आवाज़ सुनाई दी तो रफ़ीक ने सोनिया और मुमताज़ से कहा, अब तुम लोग अंदर जाओ, मुझे लगता है जमील साहिब आ गए हैं। ये सुनते ही मुमताज़ सोनिया के साथ कमरे में चले गए और खालिद ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर बब्बी आया हुआ था। खालिद ने इसके बारे में रफ़ीक को बताया तो रफ़ीक बब्बी से मिलने बाहर गया तो देखा बब्बी बहुत परेशान हालत में घबराया हुआ खड़ा हुआ था। इसे देखते ही रफ़ीक ने कहा, अरे सब खैरियत तो है बब्बी भाई। बब्बी ने कहा, पहलवान भाई, वो भाई, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है? रफ़ीक ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? बब्बी ने कहा, वो मजदूर, वो वहाँ शाकिर बाबा। ये सुनते ही रफ़ीक ने कहा, शाकिर बाबा? हाँ क्या हुआ शाकिर बाबा को? बब्बी ने कहा, आप मेरे साथ चली, वो वहाँ वो नाले पर। यह सुनते ही रफ़ीक ने कहा, हाँ हाँ चलता हूँ, पर बताओ तो क्या हुआ है? बब्बी ने कहा, आप बस जल्दी चलें। ये सुनते ही रफ़ीक और खालिद बब्बी के साथ चल पड़े। इस दौरान पहलवान बार बार बब्बी से पूछ रहा था पर बब्बी कुछ नहीं बता रहा था, बस वो जल्दी जल्दी चल रहा था। फिर घर से कुछ दूरी पर जाकर पहलवान ने देखा तो एक जगह गंदे नाले के करीब लोगों का बहुत रश लगा हुआ था और जब पहलवान वहां गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां शाकिर बाबा की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन किसी ने पूरी तरह से घुमाकर उसकी कमर की तरफ कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शाकिर बाबा का चेहरा उसकी कमर की तरफ लगा हुआ है।
ये मंजर देखकर खालिद के होश भी उड़ गए। इतने में वहां पुलिस पहुंच गई और वहां से सब लोगों को भगाने लगी। इसी दौरान रफीक, बब्बी और खालिद भी वहां से वापस आ गए। रास्ते में रफीक ने बब्बी से कहा, ये सब कैसे हो गया? बब्बी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पहलवान भाई। मैं तो यहाँ आपको ये बताने आ रहा था कि गुज़िश्ता रोज जो मजदूर दरख्त काटने आए थे उनमें से 2 मजदूर मर गए हैं। ये सुनते ही पहलवान ने हैरानी से बब्बी की तरफ देखते हुए कहा, किया 2 मजदूर मर गए? लेकिन कब और कैसे? बब्बी ने कहा, पता नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं ट्रक लेकर अड्डे पर गया तो उन्हीं मजदूरों का एक साथी किसी को उनके बारे में बता रहा था, तो मुझे वहां से पता चला कि वो 2 मजदूर जिन्हें हम अस्पताल छोड़कर आए थे, अचानक रात को उन्हें किसी ने मार दिया है और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत गर्दनें टूटने की वजह से हुई है और जो बाकी के 3 मजदूर थे वो पागल हो चुके हैं। उनका ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है क्योंकि वो बार बार खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया है। यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था कि रास्ते में रश लगा देखा और रश में जाकर देखा तो शाकिर बाबा की लाश पड़ी थी। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता पहलवान भाई, मुझे तो ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई चीज़ हमें भी ना मार डाले। ये सुनकर रफीक भी पूरी तरह से हैरान और परेशान होकर किसी सोच में पड़ गया। फिर बब्बी की तरफ देखते हुए बोला, देखो जो भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और न ही हम जानते हैं ये सब किसने किया, इसीलिए अपने आप को कंट्रोल में रखो और अब इस बारे में किसी से कोई बात न करना, बस इतना जान लो हमारा उन लाशों से कोई वास्ता नहीं और न ही हम उन्हें जानते हैं, इसलिए इस बात को यही दफन कर दो, वरना अगर कोई पुलिस केस हो गया तो बेगुनाह होते हुए भी हम लोग मुसीबत में ही पड़े रहेंगे और कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़े रहेंगे। अब तुम घर जाओ और कुछ दिन के लिए अड्डे पर मत जाना, जो अगर तुमसे कोई इस बारे में पूछे भी तो कहना पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। बब्बी ने कहा, पहलवान भाई मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हम चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। ये सुनते ही पहलवान ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? हम तो उन्हें यहाँ नहीं लाए थे और न ही किसी को ये पता है कि वो हमारे घर आए थे और न ही हम अड्डा पर गए थे, तो फिर हम क्यों फंसेंगे? बब्बी ने कहा, अड्डा पर तो किसी को नहीं पता, वो मजदूर आपके घर काम करने आए थे क्योंकि अड्डा से शाकिर बाबा ही उन्हें अपने साथ लेकर आया था, लेकिन फिक्र वाली बात यह है कि वो इन सबको मेरे ट्रक पर ही सवार करके यहाँ लाया था और जब दोबारा मलबा उठाने वाले मजदूर आए थे तो उन्हें मैं ही यहाँ लेकर आया था और मुझे लगता है कि इनमें से ही कोई इस बात का जिक्र कर सकता है या अस्पताल से कोई बता सकता है, क्योंकि हम अस्पताल भी तो लेकर गए थे उन्हें। यह सुनकर पहलवान ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो, हम चाहकर भी इस मामले से बाहर नहीं जा सकते, ये तो वाकई में बहुत फिक्र वाली बात हो गई। इतने में खालिद ने कहा, अबू आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर सब लोगों को भी पता जाए तो भी आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है, आप लोग इत्मीनान रखिए और इससे पहले पुलिस आप लोगों तक पहुंचे आप लोग खुद ही रजाकाराना तौर पर पुलिस को ये सब बता दे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप लोगों ने जानबूझकर ये बात उनसे छुपाई। वैसे भी जो कुछ हुआ इसमें आप में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है, हमने अपने मसले के हल के लिए शाकिर बाबा को पैसे दिए थे और हमने उनसे कोई गलत काम नहीं करवाया। अब यहाँ से जाने के बाद इन लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं, इससे आप लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीर दीमी वुल्फ। यह सुनकर बब्बी ने कहा, जी पहलवान भाई मुझे लगता है बरखुरदार ठीक कह रहा है, हमें अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रफीक ने कहा, तो ठीक है, हम अभी इसी वक्त पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें इस बारे में सब कुछ बताते हैं। ये कहने के बाद रफीक ने तारिक से कहा कि वो घर पर ही रहे और सेठ जमील का इंतजार करे, तब तक हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। ये सुनकर तारिक ने हाँ में सर हिलाया। फिर रफीक खालिद और बब्बी के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। वहां जाकर पहलवान की मुलाकात इसके पुराने दोस्त बशीर से हुई, जो कि इस थाने का ASI निकला, और वो पहलवान से बहुत अच्छे तरीके से मिला और उसने पहलवान से पुलिस स्टेशन आने की वजह पूछी तो पहलवान ने फिर उसे सब कुछ साफ और तफसील से बताया। तो वो सब सुनकर बशीर हैरान और परेशान हो गया। फिर उसने पहलवान से कहा कि शाकिर बाबा के तुम्हारे घर आने के बारे में इन मजदूरों के अलावा कोई गलिया महल्ले का कोई फर्द जानता है?